हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूं आपको क्लास 11th की फिजिक्स और चल रहा है वर्क एनर्जी और पावर वाला चैप्टर। आरटी एकेडमी पर हम मिल रहे हैं, आरटी एकेडमी पर हम पढ़ रहे हैं। लगभग 2-4 महीने बीत चुके हैं। हम बहुत लंबे समय से काफी सारे चैप्टर्स अपने इस सिलेबस के कंप्लीट कर चुके हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज है। बोर्ड एग्जामिनेशंस और आपके स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर आपको स्किल करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हमारे यहाँ आरटी एकेडमी पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज चल रहे हैं। आप वीडियोस की प्लेलिस्ट अगर देखेंगे तो जितने चैप्टर्स हमने कराए हैं इनमें कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपका अधूरा या कमजोर रह जाए। कहीं से भी आपके कॉन्सेप्ट नहीं बने, यहां से बन जाएंगे। फिलहाल आज वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में प्रॉब्लम्स ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन भी कह सकते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। इन चीजों से रिलेटेड हम आपको प्रॉब्लम्स कराएंगे। तो आइए प्रॉब्लम्स करते हैं। पहला प्रॉब्लम देखिए बच्चा, एक प्रॉब्लम मैंने आपको लास्ट टर्म पे करा भी दी थी, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर प्रॉब्लम। वी हैव गॉट सम इंक्लाइंड प्लेन। अब थोड़ा सीधा लग रहा है। मान लीजिए कि जो एंगल है बेटा, दिस एंगल इज 37 बार में जाए थीटा, थीटा है, एंड यू हैव गॉट अ ब्लॉक लाइक दिस यहां पर, और आप मान लीजिए कि इसे ग्राउंड लेवल पर रखा गया है, एम मास है, और इससे सरकाकर ऊपर ले जाया जा रहा है। और आप इसे सरकाकर लगभग इसके टॉप पर ले आए हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट आपको मैं बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब इंक्लाइंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डी। आपने इस पर एक एफ फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, और डिस्प्लेस करा दिया इतना ऊपर, और अब ये पार्टिकल सेकंड पोजीशन में एम पर पहुंच गया, मतलब सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया। तो बताना है कि कितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने किया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? तो कोई भी बच्चा इस सवाल को लगाने से पहले 2-3 चीजें बहुत गौर से देखेगा। क्या है वो आपको दिखाते हैं। क्या एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रही? जवाब है हाँ। क्या डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है? जवाब है हाँ। क्या फोर्स कांस्टेंट है? हाँ। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, तो यहीं से लिखना बेटा आपके लिए शुरू करते हैं। तो आपको पता चलेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू वर्क डन फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आंसर आया F इनटू D। बेसिकली ये रही हमारी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। ठीक है, लेकिन इससे भी बेहतर कुछ चीजें, वो क्या है बताता हूं आपको, गौर से देखिए। इस पर कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं, जो मैं बताने जा रहा हूं, काम की चीजें से गौर से देखिएगा। mg काम कर रहा है और ऐसे नॉर्मल काम कर रही है। आप इसे mg बोल दीजिए, इसका वेट, और इसे नॉर्मल बोल दीजिए। नॉर्मल क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पर दिख रहा है, इस वजह से आप कहेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल इज नथिंग बट 0। ठीक, और साथ ही साथ आप ये भी कहना पसंद करेंगे बेटा कि mg के दो कंपोनेंट बनाए जाए, mg sin थीटा, mg cos थीटा। तो दिस कंपोनेंट इज mg sin थीटा, है ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट स्लो है तो आप ये कह देंगे कि जो एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स है वो mg sin थीटा के बराबर है। जवाब है हाँ। तो आप एक काम करिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के फॉर्मूले में F एक्सटर्नल की जगह डाल दीजिए mg sin थीटा इनटू d। तो आप mg को बेटा अलग कर लीजिए, ब्रैकेट में लिखे यहां पर d sin थीटा। अच्छी बात, अभी d sin थीटा कुछ है, इसे गौर से देखना क्या है ये। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और लिखो sin थीटा। तो sin थीटा का मतलब होगा ये परपेंडिकुलर, जिसे हम h बोल देते हैं, और हाइपोटेन्यूज जिसे d दिया हुआ, तो दिस इज नथिंग बट h by d। तो d sin थीटा इज नथिंग बट योर h, तो दिस बिकम्स h। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना है? दैट इज mgh। और आपको पता है कि अगर स्लो डिस्प्लेसमेंट हो तो जितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीमेंट में चला जाता है।
यानी मैं कुछ ऐसा सेटलमेंट करूं कि ये जो लेवल है ग्राउंड का, इससे जीपीई 0 बोलूं, और यहां से h हाइट ऊपर हमारा ये ब्लॉक रखा हुआ है जो उसका लेवल बाद में हो गया इस लेवल पे, तो इसको यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बोल दूं mgh। तो स्लो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होता है वो mgh हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल एनर्जी, इनका जो डिफरेंस है वो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के बराबर होगा। आप ये सारा तमाशा किए बिना सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते तो आपको mgh माइनस 0 दिखाई देता, दैट वाज mgh। तो पहला सवाल एक लाइन में हो सकता था जिसे लंबा चौड़ा हमने करके दिखाया, तो ये इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आप आगे चलते हैं। इसी प्रकार से बेटा आप देखें कि आपके पास एक बढ़िया सा इंक्लाइन काइंड ऑफ प्लेन यही बना लेते हैं, लेट्स से ऐसे, और फिर बड़ा ही स्मूथली हमने अब अपने प्लैंक को आगे कर लिया। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा किंक आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पार्टिकल बहुत झटके से गिरेगा, पर मान के चलिए कि दिस इज वेरी स्मूथ, ये बहुत स्मूथ है। ये जो एंगल है ये थीटा है, मुझे थीटा से फर्क भी नहीं पड़ता। लेट्स से कि ये 30 मीटर नहीं देना चाहिए, 50 मीटर कर लेते हैं, डेटा थोड़ा आसान रहेगा, 50 मीटर्स। और यहाँ पर एक बढ़िया सी बॉल है, यहाँ पर आपने बॉल रखी है इस जगह पे, m मास है बॉल का, और इसे यहां से रिलीज कर दिया गया, और फिर ये कहा गया कि इसे रिलीज करो और यहां पर इसकी स्पीड मेजर करो। मतलब जब ये ब्लॉक, ये जो बॉल है जब यहां आ जाएगी तो फिर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड के बारे में चर्चा करनी है। ऊपर से नीचे आ रही है तो स्पीड में कितना गेन हो जाएगा। इसको करने का एक सिंपल तरीका है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस सिंपल तरीका, वो बताता हूं आपको। इस जगह पे देखो, यहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। क्यों 0 है? लॉजिकली 0 है, रिलीज किया गया, रेस्ट पे था। पोटेंशियल एनर्जी को देखोगे तो वो mgh है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो हाफ mv² है, और अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो वो 0। लेट्स से जो मास है वो 10 किलोग्राम, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ये अब अगर तुम देखो इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रही है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। नॉर्मल का वर्क डन नहीं है, नॉर्मल का वर्क डन नहीं है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट और हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट पे हम लोग एनर्जी कंजर्व करेंगे। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी टॉप पर 0 है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh है। काइनेटिक एनर्जी बॉटम पर हॉरिजॉन्टल लेवल पर हम कहेंगे हाफ mv² है और पोटेंशियल एनर्जी 0। तो हमारे लिए जो फॉर्मूला बन रहा है वो mgh इक्वल टू हाफ mv², m से m कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ओवर 2gh। तो ध्यान दीजिए, चाहे अभी लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन किया था, जब फ्री फॉल कराया तो तब भी √2gh रफ्तार आती है, और अगर बिना फ्रिक्शन के ये स्लाइड करके आता है तो भी √2gh रफ्तार आती है। अब यहां से देखिए, मास कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता है, 2g और h की वैल्यू देखिए बच्चा 50 दी, तो 50 into 2 is 100, 100 into 10 is 1000। तो क्या करें, यहां से आया 10√10 is my velocity meters per second में, ये रहा। ये बढ़िया सवाल, ठीक। इस सवाल को एक्सटेंड करें, कॉन्सेप्ट इसमें जोड़े तो ऐसा करते हैं, यहां पर बेटे एक स्प्रिंग लगा देते हैं इस तरह से, ये, और ये जो लेवल आपको बनाकर दे रहे हैं स्प्रिंग का, इसे आप मानकर चलिए कि ये नेचुरल लेंथ है। कौन सी लेंथ है? नेचुरल लेंथ। मतलब स्प्रिंग ना एक्सपेंडेड है ना कंप्रेस्ड है, इस तरह का कोई सीन नहीं है उसके साथ, स्प्रिंग के साथ। अब इसे जान लीजिए, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए k है और k की वैल्यू मान लीजिए 100 न्यूटन्स पर मीटर। पूछा जा रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग कितना हो सकता है।
स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा ये बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात तय है कि एनर्जी तो कंजर्व करानी। तीन बातें हमारे पिक्चर में आ रही हैं। पहली बात, यहां पर काइनेटिक एनर्जी, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहां पिक्चर में आई? लॉजिकल बात है बेटा कि जब ये कंप्रेस होके बहुत अंदर तक चला जाएगा तो आपको दिखाई देगा कि ये x कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस होने पर आपको मालूम चलेगा कि यहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तभी तो मैक्सिमम कंप्रेशन मिलेगा। बॉल ऊपर से आ रही, स्पीड बढ़ती जा रही है और वो स्प्रिंग को धक्का देगी, कंप्रेस करेगी, करती जाएगी। जब उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी उसके बाद कंप्रेशन होना बंद हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज मैक्सिमम कंप्रेशन। और जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो वी हैव थ्री थिंग्स इन आवर पिक्चर। पहली चीज काइनेटिक एनर्जी, दूसरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और तीसरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं B और इस पॉइंट को बोलते हैं A। और फिर हम कहते हैं कि चलो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो हम यहां पर यूज करेंगे EC, एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन, कहां पे बेटा? दो पॉइंट्स पर, A एंड B, दो पॉइंट्स पर एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाइए। तो सबसे पहले A को लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे B को। तीन चीजें बेटा हमें कंटिन्यूअसली लिखनी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये बराबर होगा B के स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के। जब पॉइंट हमारा बॉल A पर है, जब बॉल A पर है तो लॉजिकली स्प्रिंग तो रिलैक्स्ड है, वो तो कोई ऑसिलेट नहीं कर रही, वो तो कोई कंप्रेस नहीं है, ना वो एक्सपेंडेड है, तो नेचुरल एंड पे। तो जब बॉल A पॉइंट पर स्प्रिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है तो ऐसे समय पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है mgh ऐसा कुछ है। मास को मान लो मैंने 10 किलोग्राम दिया हुआ तो 10 किलोग्राम ही ले लेते हैं, ऐसा कुछ। और काइनेटिक एनर्जी तो आपको दिखाई देगा सर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है क्योंकि रिलीज किया हुआ है। तो हम सारी चीजें लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाली जीरो, और ये रहा mgh और काइनेटिक भी जीरो। फिर आखिरी में देखें कि जब ये आके B पॉइंट पर टकरा के इसको कंप्लीटली कंप्रेस कर देता है, तो कंप्रेस कर देता है तो आखिरी में रुक जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। ऊपर से धड़धड़ाते हुए नीचे आ गया है, और जब नीचे आ गया है तो ग्राउंड पर आ गया है, तो ग्राउंड पर आने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई। मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन है B के केस में, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व हो चुकी है, दैट इज हाफ k x²। ये आ गया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि mgh इक्वल टू हाफ k x², फॉर्मूला बन गया 2mgh डिवाइडेड बाय k इक्वल टू x² आ गया। अब यहां पर देखो तो x की वैल्यू जो बेटा आपके लिए आएगी दैट वुड बी नथिंग बट स्क्वायर रूट ओवर 2mgh अपॉन k। अब यहां से वैल्यूज बेटा आप डालना शुरू करिए। 2 तो 2 ही रहा, मास की वैल्यू मैंने 10 दी है, g की वैल्यू भी हम 10 लेते हैं, हाइट मैंने जानबूझकर 50 दे रखी है, k की वैल्यू मैंने 100 दे रखी है, तो जस्ट टेक these two zero away और ये बन गया बेटा हमारे लिए 100, और 100 का रूट करोगे तो आएगा 10 मीटर्स। तो बेसिकली जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है स्प्रिंग का वो 10 मीटर्स है। छोटी मोटी स्प्रिंग नहीं, बहुत बड़ी स्प्रिंग है, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। हालांकि रिलेवेंट डेटा नहीं, लेकिन स्टिल हम मान सकते हैं कि अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर करेक्ट आएगा। अगला देखिए, मान लीजिए कि आपके पास किसी प्रकार की कोई स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, अब से वर्टिकल प्लेन में। ये वर्टिकल प्लेन में अपनी स्प्रिंग हो गई। मैंने कहा स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बेटा? तुमने कहा k। मैंने ठीक अच्छी बात है, स्प्रिंग कितनी बड़ी है? मैंने कहा नहीं बताएंगे। तुमने कहा ठीक है ना बताओ, और तो कुछ बताओ सवाल में। मैं क्या बताते हैं देखना। ये इसकी नेचुरल लेंथ है NL, नेचुरल मतलब जब इसको लटका दिया गया है तो लॉजिकली स्प्रिंग दबेगी नहीं, उछलेगी नहीं, तो जहां है वहां रहेगी। अब आपने क्या किया, एक ब्लॉक उठाया, यहां पर रखा, आपको अच्छा लगा, और इसका मास था m, m, और ये जो लोकेशन ना, ये इसकी नेचुरल लेंथ से मान लेते हैं कि h हाइट पर है, और यहां से इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया गया, रिलीज्ड। तो बताइए कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो सकता है स्प्रिंग का? फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ
स्प्रिंग, ये सवाल है। तो क्या किया जाए? देखो ग्राउंड के बारे में जानकारी नहीं दी है, इसलिए रेफरेंस को बदलना पड़ेगा और हम कह देंगे कि जहां से हमने रिलीज किया यहां पर जीपीई 0 मान ली जाए। तो मान लो 0 मान लिया, तो लॉजिकली इस पॉइंट को हमने ए बोला। और फिर कोई बच्चा कहेगा कितना कंप्रेशन हो जाएगा, तो हमने वो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, यहां तक मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, दिस विल बी एक्स मैक्स, ये मैक्सिमम कंप्रेशन। और मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब पार्टिकल ने चलना रुक छोड़ दिया होगा, तो बेसिकली v 0 हो जाएगा। ये जो मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन है इसे हम बी पॉइंट कह रहे हैं, जहां से रिलीज किया उसे ए पॉइंट बोल रहे हैं। तो लॉजिकली एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हुए कोई भी बच्चा तुरंत देखेगा, कहेगा कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट रहने वाला है। आप दोनों ही जगह देखें तो तुरंत आपको मालूम चलेगा कि ऊपर का पॉइंट हो चाहे नीचे का पॉइंट हो, जब रिलीज करेंगे तो भी काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, और जब वो मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा तो वो रुक जाएगा, और रुकेगा तो वहां भी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। इस वजह से दोनों ही केसेस की काइनेटिक एनर्जी 0। अब बात आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। बेटा बहुत गौर से देखना, क्योंकि हमने ए पॉइंट पर अपने रेफरेंस को 0 बना लिया है तो 0 हो गया। लेकिन आप देखो कि जब हमारा मास ए पॉइंट पर है तो स्प्रिंग के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो वो ना एक्सपैंडेड है ना कंप्रेस्ड है, यानी कोई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी खत्म। हां, बी पॉइंट पर जब आया तो लॉजिकली इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटी। घटी कैसे? बढ़नी चाहिए ना, घटेगी। देखो रेफरेंस 0 कहां है? ऊपर, और मेरा पार्टिकल नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। हमारे रेफरेंस पे 0 थी, नीचे आने पे घटी, घटी तो हो गई -mgh। h नहीं, अब ध्यान देना, ये हाइट h है नेचुरल लेंथ से, और नीचे का x मैक्स है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट है h प्लस x मैक्स, और जितना डिसेंड कर गए उसके हिसाब से लिखी जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए यहां पर हमें लिखना पड़ेगा h प्लस x मैक्स। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ के x मैक्स का स्क्वायर लिखी जाएगी। काइनेटिक 0 है, मैंने लिखी नहीं। अब देखो ये माइनस और ये प्लस है, तो उसको उठा के इधर ले जाओ, तो आपको पता चलेगा ये लिखा गया है mg ब्रैकेट में h प्लस बेटा x मैक्स, और सामने बेटा आ रहा है हाफ के x मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करें? यहां से कुछ नहीं करना है, mg h अलग कर लीजिए और mg x मैक्स अलग कर लीजिए, और यहां बचा बेटा आपके पास हाफ ऑफ k ऑफ x मैक्स का स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा है कि लिखा हुआ है हाफ k x मैक्स का स्क्वायर माइनस mg इंटू x मैक्स माइनस mgh इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट अ स्वीट क्वाड्रेटिक इन x। x में बनने वाली बड़ी प्यारी कोमल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मेरा काम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x की रियल वैल्यू निकालना नहीं है, तो मैं इस रियल वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं। इसमें ये लिख देता हूं कि सॉल्व क्वाड्रेटिक टू गेट x। x प्राप्त करने के लिए इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लें। कैसे करेंगे? अगर इसके रूट्स बनते हुए ना दिखाई दें तो यूज धराचार। जब भी इस तरह की कोई अजीब सी इक्वेशन बन जाए तो डरे मत, धराचार्य साहब की इक्वेशन का इस्तेमाल करें, और ऐसा करने पर आपको पता चलेगा कि ये सवाल लग गया। अच्छा सवाल, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवाल पेपर में आया करते हैं। मान लीजिए कि आपसे एक सर्कुलर मोशन की बात की गई, ऐसे पार्टिकल सर्कल कर रहा है, ये सेंटर है और ये उसकी रेडियस है, ये रहा r, और फिर ये जो पार्टिकल है वो किसी धागे से बंधा हुआ है, ऐसा भी मान लेते हैं। यहां पर मेरा पार्टिकल है जो बंधा हुआ है इस तरह से, और यहां पर किसी v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। और हम कहते हैं यहां पर प्रोवाइडेड है वेलोसिटी v, ये ऐसे, और ये पहुंच गया बेटा इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v प्राइम। कह रहा है फाइंड v प्राइम
इन टर्म्स ऑफ v। v के टर्म में v प्राइम ढूंढ कर बताइए। तो हमने कहा ठीक है बता देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं। और देखो बेटा, सबसे पहले तो डायमीटर कंप्लीट करो, फिर तुम ये देखो कि पार्टिकल इस लेवल पे था और जो ग्राउंड का लेवल आपने बनाया, इस ग्राउंड के लेवल को ही क्या हम कह देंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल है ये। और अगर ये लेवल जीरो है तो इसका मतलब ये होगा कि जब डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो r और r टोटल मिलाकर बेटा कितनी हो गई, 2r, ये हो गई। इस पॉइंट को हम a बोल दें, इस पॉइंट को हम b बोल दें, तो लॉजिकली आपको दिखाई देगा कि a और b इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम बराबर होना चाहिए। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, a और b। लोअर लेवल को Gp 0 मान ले तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेटा हो गई हाफ mv²। और ये जो सम है काइनेटिक और पोटेंशियल का, ये a और b दोनों में बराबर होना चाहिए। और अगर बराबर होगा तो आपको दिखाई देगा ऊपर जाकर जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है वो बढ़ी है mg × 2r। यहां से कितना वर्टिकल ऊपर पार्टिकल चला गया, 2r के बराबर। इस पाथ से मतलब नहीं है, वर्टिकल हाइट से मतलब है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी बची, हाफ mv²। तो आप देखें m कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास लिखा हुआ है v²/2 = 2gr, फिर लिखा है 1/2 × v²। इसको उधर भेज दीजिए तो आपको दिखेगा 1/2 v² = v²/2 माइनस का 2gr। इस 2 को बेटा ऊपर भेज दें तो आपको v² मिलेगा, v² - 4gr ऐसा मिलेगा। तो v प्राइम की क्या वैल्यू मिलेगी, हमारे लिए मिलेगी v² - 4gr। ये वो सवाल है जो आपके स्कूलों में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लेंगे ऐसा होता नहीं है। तो जो सवाल डिफिकल्ट क्वेश्चंस का एक हिस्सा है वो सवाल जरूर पूछे जाते हैं। आपकी बोर्ड की किताबों में भी ऐसा नहीं कि अच्छे सवाल नहीं होते, बस जो बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है उसको नहीं पूछा जाता। तो ये बहुत अच्छे सवाल इस पे बन सकते हैं, लेकिन जो उसका इनिशियल स्टेप्स हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसके, वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। एक वीडियो और करेंगे हम लोग जिसमें हम और प्रॉब्लम्स को देखेंगे और थोड़ी सी इससे ऊपर लेवल की प्रॉब्लम्स को देखेंगे। फिलहाल ये हमने एक सवाल किया, इसके बाद एक क्वेश्चन बेटा हम और करते हैं। एक क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं, ध्यान दें गौर से। हमारे पास मान लो कि किसी प्रकार की कोई स्प्रिंग है, हम स्प्रिंग बना देते हैं यहां पर। अगर हमारे पास ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग लगा दी। अब देखो बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने माना k, और ये रही इसकी नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का क्या मतलब है, मतलब नेचुरल लेंथ क्या है। अब ये मान लो कि यहाँ पर एक ब्लॉक हमने पकड़ रखा है ऐसे, तो डायग्राम थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक भी हो जाएगा, अच्छा भी हो जाएगा। इसका मास कितना है बेटा, m। और आप देखें आपको नेचुरल लेंथ जो है वो थोड़ी ऊपर दी गई है, यहाँ दी गई है, यहाँ दी गई है का मतलब ये है कि लेट्स से हम ये कह रहे हैं कि ये x0 है, कितना है x0, और यहां से कंप्रेस करके इसे रिलीज किया गया है, और ये थी आपकी नेचुरल लेंथ। ठीक है ना, मेरी बात क्लियर। पूछा जा रहा है कि जब रिलीज किया जाएगा, ब्लॉक इसको बंधा नहीं है, सिर्फ रखा है, अब यहां से यहां दबाया गया, छोड़ दिया गया, ब्लॉक ऊपर भागेगा, बिल्कुल भागेगा। फाइंड hmax फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से नापोगे तो मेरा पार्टिकल कितना ऊपर असेंड कर जाएगा ये निकालना है। तो ये निकालने का क्या तरीका है, इसकी सिंपल ट्रिक्स, एकदम आसान बात है। मान लो कि जो नेचुरल लेंथ है वो बच्चा GPE 0 लेवल है, और ये भी एज्यूम करो कि जो मेरा पार्टिकल है वो उड़कर मैक्सिमम इतना दूर चला जाएगा, ये वो हाइट है जो इसने अचीव की। अच्छा, तुमसे सवाल पूछा गया है कि हाइट बताओ कि नेचुरल लेंथ से कितनी जाएगा, तो नेचुरल लेंथ से ही हाइट मान लीजिए कि h जाएगा, कहीं और से नहीं, जहां से बोले वहीं से मान लो। ठीक है, अच्छी बात है। अब जहां से रिलीज किया गया इसे A पॉइंट बोल दो, जहां तक ये पहुंच गया उसे B पॉइंट बोल दो, और फिर कहो कि हम लोग क्या लगाने वाले हैं बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन। किसके किसके बीच में बेटा, A और B के बीच में। हमारे पास तीन बातें कौन सी, एक है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक है काइनेटिक एनर्जी। एक है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक है काइनेटिक एनर्जी।
मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने इसको रिलीज किया तो आप सब ये जानते हैं कि रिलीज करते वक्त काइनेटिक एनर्जी शून्य थी, और जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो काइनेमेटिक्स में भी जान चुके हैं, एनएलएम में जान चुके हैं, अभी भी सवाल किया है कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो होती है, तो दोनों ही केस में काइनेटिक एनर्जी सन्नाटा शून्य हो जाएंगे। अब जब ये ए पॉइंट पर है तो इसे कंप्रेस कर रखा है, तो लॉजिकली पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर जीपी लेवल नेचुरल एन पे जीरो माना है तो ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस्ड है। नीचे डिस्प्लेस होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट गई है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है। हमारा आंसर आ रहा है माइनस एम जी एक्स नॉट। एक्स नॉट क्यों? क्योंकि एक्स नॉट के बराबर वो नीचे आया है। चलिए ऊपर चलते हैं। जब पार्टिकल उछल के ऊपर चला गया बी पॉइंट पे तो क्या स्प्रिंग को छोड़ दिया? तो जवाब है हाँ, छोड़ दिया। अब स्प्रिंग क्या ऊपर है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही पार्टिकल उससे हट जाएगा स्प्रिंग ना इलोंगेट होगी ना कंप्रेस होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की खत्म, शून्य सन्नाटा। कितना ऊपर चला गया मेरा पार्टिकल? h हाइट चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी राइज हुई? mgh। अब कॉशियसली mgh इसलिए कि इसने नेचुरल लेंथ से ही हाइट पूछी है और नेचुरल लेंथ पे हमें जीपी 0 माना है, इस वजह से mgh। ठीक, अब गौर से देखो बेटा क्या होगा। हाइट निकालनी थी, अगर हाइट निकालनी तो m और g को नीचे भेज दे, काम खत्म हो गया। हाफ के x नॉट स्क्वायर माइनस mg इंटू x नॉट and this term is divided by mg that is equal to your required h की हाइट। अब उसको बेटा ऐसा छोड़ दो और चाहो तो इस mg को अंदर डिवाइड लगा दो, तो देखो क्या होगा। h की वैल्यू आएगी हाफ के x नॉट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय mg माइनस mg से mg तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा x नॉट। अब यहाँ से सिंगल टर्म, अभी देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? एक ये वाला, एक ये वाला, दो टर्म्स है आपके पास। अब आप इसमें से x नॉट बेटा कॉमन ले लो। जब आप x नॉट कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा k x नॉट होल डिवाइडेड बाय 2mg माइनस 1। अब आप देखें आपके पास कितने टर्म्स हैं h के, तो आप कहेंगे एक टर्म है। सर एक कैसे? अंदर दो टर्म नहीं है ना? ना ना, बहुत कॉशियसली देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के साथ, और जो चीजें मल्टीप्लिकेशन में होती हैं वो एक नंबर देती हैं, इस वजह से ये आपका आंसर। इस तरह के अच्छे सवाल हम लोगों ने आज किए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी थोड़ी सी अपर लेवल प्रॉब्लम करेंगे और पावर के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का प्रॉब्लम सेशन, जहां पर मैंने बहुत एडवांस प्रॉब्लम्स तो नहीं किए, लेकिन हाँ बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में जो पूछा जाता है, जो आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाएगा, एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम्स हमने आपको दी। अगले लेक्चर में भी आपको बोर्ड के एग्जाम्स और थोड़े बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रॉब्लम्स आपको देंगे और पावर का कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करेंगे। फिलहाल हमें देखने के लिए शुक्रिया। पूरे साल हमें फॉलो करते रहिए, ना सिर्फ हमें फॉलो करिए, बहुत विशेष तौर पे फॉलो करिए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके वो खत्म हो जाए। आरटी अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम अनुजीत सिंह है, आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आरटी अकेडमी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ईयर लॉन्ग लेक्चर्स हैं और एग्जॉस्टिव हैं आपके बोर्ड्स और स्कूल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। मिलेंगे अगले लेक्चर में वर्क एनर्जी, पावर, एनर्जी कंजर्वेशन के बहुत डिटेल्ड न्यूमेरिकल्स के साथ और एक छोटे से पावर के कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन थैंक यू।